बच्चों, पार्ट 4 वायुयान की कथा। जैसा कि आप लोग को ध्यान है कि पिछली कक्षा में मैंने वायुयान की कथा का आधा भाग पढ़ा दिया था और आज हम इस कथा के आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ये मैंने आपको उसके गियर में दोष था, अतः वह उड़ने के स्थान पर नदी में गिर पड़ा। यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे। राइट बंधुओं के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उन्होंने लैंगले के प्रयोग के 9 दिन बाद 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक तट पर अपने मॉडल को परखा। यानी कि जो उन्होंने मॉडल बनाया था किटी हॉक, इस तट पर नॉर्थ कैरोलिना तट पर इस मॉडल को परखा, यानी कि उसका परीक्षण किया। उन्होंने एक ट्रक की सहायता से अपने वायुयान को उड़ाया और वह 12 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तक उड़ा। उसमें ऑरविल भी बैठा हुआ था। यह वायुयान के हवा से भारी रूप की पहली उड़ान थी। मतलब भारी रूप की। अभी तक सभी वायुयान थे वो हल्के हल्के थे, हल्की गैस से भरे हुए थे, हल्के गुब्बारों से भरे हुए थे। तो यह वायुयान हवा से भारी रूप की पहली उड़ान थी। इस मॉडल में कपड़े के 2 पंख थे जो तारों से बांधकर सही स्थान पर रखे गए थे। इनमें इंजन नीचे वाले पंख में पायलट की सीट के दाहिनी ओर लगा था। पीछे की ओर एक पंखा लगा था जो उसे हवा में धकेलता था। राइट बंधुओं ने धीरे धीरे इसमें और सुधार किए तथा एक ऐसा वायुयान बना लिया जो आधे घंटे में लगातार उड़कर 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। बाद में धीरे धीरे थोड़े चेंज करने के बाद उन राइट बंधुओं यानी कि जो भाई थे, उन्होंने ऐसा वायुयान बना लिया जो आधे घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। फ्रांस के लुई ब्लोरियल ने एक अन्य मॉडल बनाया जिसने सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को 27 मिनट में पार कर दिखाया। इंग्लिश चैनल 50 किलोमीटर लंबी समुद्री खाड़ी है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। पहले विश्व युद्ध के बाद वायुयान ने और प्रगति की। वे एयरशिपों के समान नियमित रूप से यात्री ढोने लगे और अंध महासागर पार करके यूरोप के देशों से अमेरिका जाने लगे। मतलब अब वायुयान इतने अच्छे विकसित हो चुके थे कि वो अपनी एयरशिपों के समान नियमित रूप से यात्री ढोने लगे थे और अंध महासागर पार करके यूरोप के देशों से अमेरिका जाने लगे थे। मतलब इतनी दूरी वायुयान पार करने लगे थे। इसी काल में वायुयान भारत में भी आ गया। इसी काल मतलब 1909 ईस्वी के समय में 1909 ईस्वी के समय में इन्होंने कहा कि इसी काल में वायुयान भारत में आ गया। सन 1931 ईस्वी में JRD टाटा ने वायुयान में बैठकर भारत में पहली उड़ान भरी। टाटा आप जानते ही हो, बहुत बड़ी कंपनी है। यह उड़ान मुंबई से कराची तक की थी। टाटा ने जो वायुयान में बैठकर उड़ान भरी वह मुंबई से कराची तक की थी। और 1931 में बेटा कराची हमारे देश का ही हिस्सा था। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद जब विभाजन हुआ तो उसके बाद यह कराची पाकिस्तान में चला गया और उससे पहले विभाजन से पहले यह भारत का हिस्सा था। दूसरे विश्व युद्ध में वायुयान का प्रयोग सामरिक कार्यों में भी हुआ। अब तक वायुयान के अनेक रूप विकसित हो चुके थे। लड़ाकू विमान, बमवर्षक विमान, मालवाहक विमान और यात्री विमान आदि। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में वायुयान का एक और रूप सामने आया, वह था जेट विमान। आजकल अधिकांश वायुयान जेट विमान ही होते हैं।
जेट में ईंधन के चलने से जो गैसें बनती हैं उन्हें पिछले भाग में बनी नोजलों से तेजी से बाहर निकाला जाता है, जिसके फलस्वरूप वायुयान आगे बढ़ता है। जैसे ये गैसें जेट के रूप में बाहर निकलती हैं, इसीलिए इस प्रकार के विमानों को जेट कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब आसमान में वायुयान जाते हैं तो पीछे एक भाप मतलब बादलों जैसी एक लंबी रेखा खिंच जाती है। तो वो रेखा आपने देखी होगी, तो वो रेखा जो है बेटा वो जो गैस निकलती है वायुयान से, उससे वो रेखा बन जाती है। जैसे ये गैसें जेट के रूप में बाहर निकलती हैं, इसीलिए इस प्रकार के विमानों को जेट कहा गया है। तो वो वायुयान का एक रूप और होता है जिसे हेलीकॉप्टर कहते हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा पंखा लगा होता है। उड़ते समय इसकी पंखुड़ियां घूमती रहती हैं। यह छोटी सी जगह से एकदम ऊपर उड़ान भर सकता है। उड़ने तथा उतरने के लिए इसे उड़ान पट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हेलीकॉप्टर एक ऐसा वायुयान है जिसे आप कहीं भी उतार सकते हो, कहीं से भी इसको आप टेक ऑफ कर सकते हो, उड़ सकता है यह सीधे। हेलीकॉप्टर आकाश में एक स्थान पर रुक सकता है, जबकि वायुयान को आकाश में उड़ने के लिए आगे बढ़ते रहना आवश्यक होता है। हेलीकॉप्टर वायुयान की तरह तीव्र गति से नहीं उड़ सकता, परंतु वह भारी वजन उठा सकता है या टैंक को लेकर आसानी से उड़ सकता है। आजकल ऐसे वायुयान बनाने की कोशिश की जा रही है जो वायुयान के समान बड़े हों पर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान पट्टी के बिना उड़ान भर सकें। साथ ही उनकी गति भी वायुयान के समान तीव्र हो। सामान्यतः वायुयान भूमि पर ही उतरता है और वहीं से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के लिए उसे उड़ान पट्टी पर दौड़ना पड़ता है। इस कार्य के लिए वायुयान के निचले भाग में पहिए लगे होते हैं। उड़ते समय ये पहिए वायुयान के पेट से चिपक जाते हैं तथा उतरते समय स्वतः ही खुल जाते हैं। जिन वायुयानों को सागर में उतरना होता है उनके नीचे लंबी लंबी पट्टियां लगी होती हैं, जिन्हें फ्लोट कहते हैं। इस प्रकार के वायुयानों को सी प्लेन या समुद्री विमान कहते हैं। अब इस प्रकार के वायुयान भी बन चुके हैं जो आवश्यकता अनुसार सागर और जमीन दोनों पर उतर सकते हैं। जलयानों पर ऐसे ही वायुयान रखे जाते हैं। तो आपने रियल में शायद ही देखे हों इस तरीके के विमान, लेकिन आपने पिक्चर में या फिल्मों में तो ज़रूर देखे होंगे इस तरीके के विमान जो समुद्र में भी चलते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं, जिनके नीचे फ्लोट लगा होता है। मतलब वोट आकार का उनका फ्लोट लगा होता है, जिससे कि वो पानी पर भी आसानी से चल सकते हैं। वायुयान में पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा होता है। इसे आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। अधिकांश वायुयानों में 4 से 6 तक इंजन लगे रहते हैं। कुछ वायुयानों में प्रयोग के लिए 12 तक इंजन भी लगाए गए हैं। इंजनों के साथ सुपरचार्जर भी लगा होता है जो उड़ान भरते समय अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। सामने की ओर पंखा लगा होता है जिसे प्रोपेलर कहते हैं। यह उड़ान भरते समय हवा में उसी प्रकार धंसता जाता है जैसे लकड़ी में पेंच धंसता है। आधुनिक वायुयान आवाज की गति से दोगुनी गति से उड़ सकते हैं। वैज्ञानिक इससे भी तीव्र गति से उड़ने वाले विमान बनाने में प्रयत्नशील हैं। वायुयान एवरेस्ट 3 गुना ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु वह वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे उड़ने के लिए हवा चाहिए। अंतरिक्ष में एक सीमा के बाद हवा नहीं होती है। तो बच्चों, ये तो आपने जान लिया कि वायुयान अंतरिक्ष में नहीं जा सकता क्योंकि उसे हवा चाहिए होती है। हवा के सहायता से ही वह उड़ता है। और एक बात ये भी जान लो कि ये बुक में जो थोड़ा सा हिस्से में ये लिखा होता है, यह भी जानो तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि यह लिखा है कि वायुयान में पारा मरकरी ले जाना सख्त मना है, क्योंकि जहाज एल्युमिनियम से बना होता है और पारा एल्युमिनियम को नष्ट कर देता है। ओके बच्चों। वायुयान को देखकर एक प्रश्न मस्तिष्क में आता है कि हवा से भारी होने पर भी इतना ऊपर कैसे उठ जाता है? क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
उसे नीचे नहीं खींचता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुयान को नीचे नहीं खींचता, वो इतना भारी होता क्यों नहीं खींचता? जैसे कि हम पृथ्वी से कोई भी चीज़ आसमान की तरफ उछालते हैं तो वो हमारे पास वापस आ जाती है, लेकिन ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है कि हवा से भारी होने के कारण वह आसमान में कैसे उड़ता है। तो वास्तव में उसे एक बल ऊपर उठाता है जिसे उत्थान लिफ्ट कहते हैं। यह उत्थान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। उत्थान बल वायुयान के विशेष आकार के कारण कार्य करता है। वायुयान की ऊपरी सतह कुछ वक्र होती है और आगे का भाग पीछे के भाग की अपेक्षा भारी होता है। उड़ान भरते समय उसके पंख एक विशेष कोण पर झुक जाते हैं, जिससे नीचे की हवा दबने लगती है। हवा की गैसों के अणु लचीले होते हैं, इसीलिए वे पंखों को ऊपर की ओर धकेलते हैं। परिणामतः पंख ऊपर उठते हैं तथा वायुयान आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए ऊपर उठ जाता है। तो ओके बच्चों, आया आपको समझ में वायुयान की कथा, कैसे कैसे वायुयान का आविष्कार हुआ और एक के बाद एक वायुयान बनते चले गए और आज भी बन रहे हैं और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा मजबूत